ईरान के सीक्रेट मिसाइल सिटी को देखकर हंगामा मच गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं ताइवान के संसद में मचा हंगामा और इस हंगामे ने भारत को भी अलर्ट मोड में डाल दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। ईरान के बारे में दावा है कि उसने जमीन के नीचे मिसाइल रखे हुए हैं। वो नई पीढ़ी के भयानक हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पश्चिम और विशेष रूप से इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने अपने परमाणु शस्त्रागार को मजबूत करना जारी रखा है। परमाणु हथियार विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी की है कि तेहरान अपने सीक्रेट परमाणु केंद्रों में से 1 से 6 महीने में एक बम बना सकता है। कहा जाता है कि इन केंद्रों को ईरान ने विशाल सुरंगों की जाल के जरिए जोड़ा हुआ है और इनका सटीक स्थान अभी भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ईरान ने राजधानी के बाहर कम से कम 7 अलग अलग स्थानों पर परमाणु हथियार छिपाए हैं। ये सभी जमीन के नीचे 1640 फीट की गहराई में दबे हुए हैं। इन परमाणु ठिकानों में सड़क, मोबाइल ट्रांसपोर्ट, इरेक्टर, लॉन्चर, ट्रक और दूसरे हार्डवेयर के साथ कई सारे भूमिगत ठिकानों से लॉन्च करने वाली अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं। 2015 में इन भूमिगत स्थलों में से एक का वीडियो जारी किया गया था। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल अमीर अलीजादो ने कहा था कि ईरान के मिसाइल अड्डे पृथ्वी की गहराई से ज्वालामुखी की तरफ फूट सकते हैं। पिछले महीने ईरान ने घरेलू हमले वालों ड्रोनों के अपने तेजी से बढ़ते शस्त्रागार में जोड़ने के लिए एक आत्मघाती ड्रोन के निर्माण की घोषणा भी की है। ईरान ने पश्चिम के देशों के प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के बावजूद कई सारे यूएवी बनाया है और यूएवी में आक्रामक तौर पर विस्तार किया है। हालांकि जमीन के नीचे वे और क्या बनाते हैं ये अभी देखना बाकी है। लेकिन ईरान ने इजराइल के साथ कुछ समय हुई तनातनी में ये जरूर दिखाया है कि उसके पास हथियारों का जखीरा है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान ने इजराइल पर 350 से अधिक हमलावर ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की ओर से ईरानी शहर इस्फान पर हमला किया गया था। ऐसा माना गया था कि वहां परमाणु स्थल है जिसे इजराइल ने निशाना बनाया। हालांकि किसी भी परमाणु केंद्र पर हमला होने की कोई रिपोर्ट नहीं थी। 2019 के बाद से ईरान ने यूरेनियम की 997 केजी से जो संवर्धन था वो बढ़ाकर 5525 केजी कर दी है। मतलब 38% तक इन्होंने बढ़ाकर यूरेनियम रखा हुआ है। माना जाता है कि इनका कुछ भूमिगत केंद्र है, अंडरग्राउंड है और 2.5 मीटर मोटी कंक्रीट के दीवारों से घिरा हुआ है और इसकी वजह से इसे नष्ट कर पाना आसान नहीं है जहां पर ये हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ईरान ने एक धमकी दी थी और कहा था कि अगर उनके अस्तित्व को खतरा होता है तो वो परमाणु सिद्धांत में बदलाव कर देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार सैयद कमाल खर्राजी ने ईरानी परमाणु सिद्धांत को लेकर बड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा होता है कि हमारे लिए खतरा पैदा होगा तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आपको कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। क्या दिखा इस वीडियो में? इस वीडियो में दिखा कि कुछ लोग मारामारी कर रहे हैं और ये जो मारामारी हो रही है ना, ये किसी आम जगह पे नहीं हो रही है। ये मारामारी हो रही है ताइवान के संसद में। ये जो सारा बवाल आप देख रहे हैं ये सारा बवाल वहीं का है। क्यों हो रहा है? कारण क्या है? तो कारण यहाँ बताया जा रहा है कि एक बिल आया था और वो बिल जी का जंजाल बन गया। देखिए किस तरीके से ये मारपीट कर रहे हैं। एक शख्स आता है, इस बिल को लेकर भाग जाता है संसद से और फिर और भी ज्यादा हाय तौबा मचती है। ये तो होना ही था ताइवान के अंदर। ये जब चुनाव के रिजल्ट आए थे ना, उसी समय समझ में आ गया था कि ताइवान के अंदर ये वाला खेल होगा। क्यों? ताइवान में 2 अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं।
एक होता है कि आपका राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति के अलग अलग उम्मीदवार हैं खड़े और उनको चुनना है, उनके लिए वोटिंग होती है। तो राष्ट्रपति के लिए एक अलग वोटिंग होती है और संसद में सांसदों के लिए अलग वोटिंग होती है। भारत की तरह नहीं है, भारत में जैसे होता है कि जिसका बहुमत रहेगा उसी के राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पे राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष कोई अलग भी बन सकता है और सांसद की संख्या अलग भी हो सकती है। तो इस वक्त विलियम लाई यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, DPP के मेंबर हैं। विलियम लाई एक नंबर के चाइना के विरोधी हैं और साई वेंग के से ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। ताइवान में एक बड़ा ग्रुप है और ये जो ग्रुप है कुछ उसमें से चाइना के सपोर्टर हैं तो कुछ चाइना के खिलाफ हैं। जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी ताइवान की कौन है? KMT। KMT वही पार्टी है जो चाइना में अपना शासन चलाती थी, लेकिन जब कम्युनिस्ट पार्टी का उदय होने लगा और घर में ही गृह युद्ध होने लगा तो KMT भाग कर चली गई उस द्वीप में और उस द्वीप का निर्माण कर वहाँ शासन चलाने लगी, जिसका नाम दिया गया ताइवान। ताइवान में ये पार्टी काफ़ी पुरानी रही है और इस पार्टी का एक धड़ा या ये कहें कि आज की डेट में इस पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाइना का सपोर्टर है। अब जब पिछली बार चुनाव हो रहा था ना, तो ताइवान ने कहा था कि हमारे देश में किसी का दखल हो रहा है और ताइवान का इशारा चाइना की तरफ था। संजोग कहिए या फिर आंकड़ों का हेरफेर कहिए, जो भी कहिए, पर संजोग इस तरीके का बना है कि ताइवान के संसद में राष्ट्रपति हैं विलियम लाई और सांसदों की संख्या है सबसे ज़्यादा KMT की। हालांकि KMT के पास बहुमत नहीं है, इन्हें भी एक तीसरी पार्टी TPP के साथ साझेदारी करनी पड़ रही है, पर KMT के पास इतनी ताकत जरूर आ गई है कि वो संसद में बवाल खड़ा कर सके। KMT सपोर्ट किसका करती है? चाइना की। चाइना किसका सपोर्ट करता है? KMT का। KMT के लीडर हाल फिलहाल में चाइना घूमने के लिए भी गए थे, वहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात भी हुई थी। मतलब यहाँ पर चाइना ने अपना खेल संसद में करना शुरू कर दिया। अब ये बिल किस चीज का था जिसको लेकर इतनी मारामारी हुई, तो आपको बता दें, इस बिल में KMT के पास ताकत नहीं है, विपक्ष के पास ताकत नहीं है, तो KMT चाह रही है कि ताकत आए। इस बिल में ये लिखा गया कि राष्ट्रपति को पूरी छूट नहीं है कोई निर्णय लेने का। अब जरा सोचिए, ताइवान पर अगर हमला हो जाता है तो ताइवान का राष्ट्रपति फ्री नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। ऐसे में क्या होगा? अब इसी बिल को DPP ने कहा कि आप पहले बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, तब इस बिल पर कुछ बात करेंगे। लेकिन ये लोग अड़े रह गए कि बिल आज आएगा और बिल आज पास होगा, इसलिए ये शख्स इसे लेकर भागा। पर ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति दिखा रही है कि डेमोक्रेसी के दो रूप हैं। डेमोक्रेसी अगर अच्छा है तो डेमोक्रेसी किसी देश के लिए बुरा भी है। डेमोक्रेसी का ये असर दिख रहा है कि यहाँ ऐसे चुनाव होकर ऐसे लोग आ गए जो कि अब अलग मत रख रहे हैं, अलग ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि देश ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए कई सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कभी डेमोक्रेसी को समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि दुनिया में डेमोक्रेसी के अच्छे रूप भी बहुत सारे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।